नो। दोस्तों, गांधी जी के सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा बुक की आज ये दूसरा एपिसोड है। शीर्षक है विलायत पहुंच ही गया। मुझे जहाज पर समुद्र यात्रा में होने वाला कष्ट तो जरा भी न हुआ, पर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते मैं ज्यादा परेशान होता जाता। स्टुअर्ट से बोलते शर्माता था। अंग्रेजी में बात करने की मुझे आदत न थी। मजमूदार के अतिरिक्त अन्य सभी यात्री अंग्रेज थे, उनसे बात करते न बनता। वे मुझसे बोलने की कोशिश करते तो मैं समझ ही ना पाता था, और समझ भी लेता तो जवाब क्या दूं यह सोचता न था। बोलने से पहले प्रत्येक वाक्य को मन में जोड़ना पड़ता। कांटे चम्मच से खाना न आता था, और कौन सी वस्तु बिना मांस की होती है यह पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज पर तो कभी गया ही नहीं, अपनी कोठरी में ही खाता था। मेरे साथ जो मिठाइयां आदि थी अधिकतर उन्हीं पर गुजर गया। मजमूदार को तो कोई संकोच न था, वे तो सबके साथ हिल मिल जाते थे, डेट पर भी आजादी से जाते थे। मैं सारा दिन कोठरी में ही पड़ा रहता। कभी डेक पर आदमी कम रहे तो थोड़ी देर वहां जाकर बैठ आता। मजमूदार मुझसे सबसे मिलने जुलने को कहते, आजादी से बात करने को कहते, यह भी कहते कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। अपनी वकालत के अनुभव को सुनाते, कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा न होने के कारण उनमें भूल तो होगी ही, फिर भी डटकर बोलना चाहिए। पर मेरी भीरुता न जाती थी। मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत करना आरंभ किया। वह उम्र में बड़े थे। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्यों किसी से बात नहीं करता इत्यादि पूछते। मुझे खाने की मेज पर जाने की सलाह दी। मांस न खाने के मेरे आग्रह की बात सुनकर हंसे और मुझ पर तरस खाकर बोले, यहाँ तक तो ठीक ही है, पर बिस्के की खाड़ी में पहुंचने पर तुम अपने विचार बदल लोगे। इंग्लैंड में तो ऐसी ठंड पड़ती है कि मांस खाए बिना चलता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वहां लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं। वह बोले, इसे गलत समझो। अपने परिचितों में मैं एक आदमी को भी नहीं जानता जो मांसाहार न करता हो। देखो, मैं शराब पीता हूं, पर तुमसे शराब पीने को नहीं कहता, किंतु मैं समझता हूं कि मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए। मैंने कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद देता हूं, पर मांस न खाने की मैं अपनी माता से प्रतिज्ञा कर चुका हूं, इसलिए नहीं खा सकता। यदि उसके बिना काम नहीं चला तो मैं हिंदुस्तान लौट जाऊंगा, पर मांस तो कभी नहीं खाऊंगा। बिस्के की खाड़ी आई, पर वहां भी मुझे न तो मांस की जरूरत जान पड़ी न मदिरा की। मुझको मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठे करने के लिए कहा गया। अतः इस अंग्रेज दोस्त से मैंने प्रमाण पत्र मांगा। उसने प्रसन्नतापूर्वक दिया। उसे मैंने कुछ काल तक धन की भांति संभाल कर रखा। बाद में यह मालूम होने पर कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी लिए जा सकते हैं, उस पर मेरा मोह नष्ट हो गया। यदि मेरे शब्दों पर विश्वास न किया जाए तो ऐसे विषय में प्रमाण पत्र पेश करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। दुख सुख सहते यात्रा पूरी करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पहुंचे। मुझे याद है कि वह शनिवार था। मैं स्टीम पर काले कपड़े पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए एक सफेद फॉलालेन का कोट पतलून भी बनवा दिया था।
मैंने विलायत में उतरते समय उसे पहनने का विचार रखा था, इस ख्याल से कि सफेद कपड़े अच्छे लगेंगे। मैं यह फला लेन का सूट पहनकर उतरा। आखिरी सितंबर के दिन थे। ऐसे कपड़ों में मैंने अकेले अपने को ही पाया। मेरे बक्से और उनकी चाबियां तो ग्रिडले कंपनी का एजेंट ले गया। सब जैसा करें वैसा मुझे भी करना चाहिए, यह सोचकर मैंने तो अपनी चाबियां भी उसे दे दी थी। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, दलपत राम शुक्ल, प्रिंस रंजीत सिंह और दादा भाई नरोजी के नाम। मैंने डॉक्टर मेहता को साउदम्पटन से तार भेजा। जहाज से किसी ने विक्टोरिया होटल में ठहरने की सलाह दी थी, इसलिए मैं और मजमूदार उस होटल में गए। मैं तो अपने सफेद कपड़ों की शर्म से दबा जा रहा था। होटल पहुंचने पर जब यह मालूम हुआ कि कल रविवार होने के कारण सोमवार तक ग्रिडले के यहाँ से सामान न आएगा, तो मैं परेशान हो उठा। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया। मैंने अनजाने उनकी रेशमी डोरेदार टोपी देखने के लिए उठा ली और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए सीधे हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, तुरंत मुझे रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का इतना ही नतीजा हुआ कि फिर वैसा अपराध कभी न हो। यहीं से यूरोप के रीति रिवाज की मेरी शिक्षा का श्री गणेश समझा जाना चाहिए। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज नहीं छूनी चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर हिंदुस्तान में यूं ही जो प्रश्न किए जा सकते हैं, वैसा यहाँ नहीं किया जा सकता। बातें करते हुए जोर से नहीं बोला जाता। हिंदुस्तान में अंग्रेजों से बात करते हुए सर कहने का रिवाज है। वह यहाँ अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक को या अपने से बड़े अधिकारी को कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने का खर्च पर भी बातें की और कहा कि किसी निजी कुटुंब में रहना उचित होगा। इस विषय में अधिकतर विचार सोमवार तक स्थगित रहा। कितनी ही सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। होटल में तो हम दोनों को ही यही लगा कि हम बुरी जगह आ फंसे। होटल महंगा भी था। मल्टा से एक सिंधी सज्जन भी जहाज पर सवार हुए थे। उनसे मजमूदार की अच्छी पट गई थी। यह सिंधी सज्जन लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर ले देने की जिम्मेदारी उठाई। हमने स्वीकृति दे दी और सोमवार को सामान मिलते ही बिल चुकाकर सिंधी भाई के ठीक किए हुए कमरे में चले गए। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल 3 पाउंड के लगभग हुआ था। मैं तो देखकर चकित रह गया। 3 पाउंड चुकाकर भी भूखा रहा। होटल का कोई खाना न रुचा। एक चीज ली, नहीं रुचि, दूसरी ली, पर पैसे तो दोनों के ही चुकाने चाहिए। यह कह सकता हूं कि अभी बंबई से लाए हुए खाने के सामान पर ही मेरे दिन कट रहे थे। इस कमरे में भी मैं बहुत परेशान रहा। देश बहुत याद आता था। माता का प्रेम आंखों के सामने नाचता रहता। रात हुई कि रोना शुरू करता। घर की अनेक स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद कैसे आ पाती। यह दुख गाथा किसी से कह भी न सकता था। कहने से लाभ भी क्या था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि क्या करने से मेरा चित्त शांत होगा। लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी वैसा ही विचित्र। क्या बोले और क्या करने में यहाँ के शिष्टाचार का उल्लंघन होता है, इसका भी बहुत कम पता था। 30 पर खाने पीने का परहेज। जो चीजें खा सकता वे रूखी और नीरस लगती थी। इससे मेरी दशा सरौते में सुपारी सी हो गई। विलायत रुच नहीं रहा था और देश को लौटा नहीं जा सकता था। विलायत आया था तो 3 साल पूरे करने ही थे।